हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की एक पावरफुल पोस्ट के बारे में जिसके अंदर सैलरी भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है। ठीक है, किस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट होगी, क्या क्वालिफिकेशन, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या काम करने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बात करेंगे हम आज जो पोस्ट वो है एईओ। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे तो उसके अंदर एक पोस्ट आती है एईओ। इसका मतलब है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ईडी के अंदर लगता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखो, बाकी जितने भी मिनिस्ट्री होती है जिसके अंदर एओसो लगते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके अंदर होगा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि ईडी के अंदर होगा। और ईडी कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अभी फिलहाल अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमण। तो आज हम इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग सारी चीजें जानोगे कि इस पोस्ट में सिलेक्शन कैसे होगा, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के हिसाब से समझेंगे। तो देखो, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक नॉन गजेटेड बी ग्रुप की पोस्ट है जिसका पे स्केल रहता है 46 ग्रेड पे का। बेसिक सैलरी की बात करें रहती है 44,900। लेकिन बेसिक सैलरी इस ग्रेड पे में लगभग सभी की सेम रहती है। लेकिन इसकी जो ग्रोस सैलरी आएगी आपके इन हैंड आएगी वो सबसे ज्यादा सैलरी होती है। कैसे होगी? देखो, आपको 90,000 प्लस बन जाएगी क्योंकि डीए हो जाएगा 50%, एचआरए हो जाएगा, कुछ टीए होगा और एक इसके अंदर स्पेशल अलाउंस भी मिलता है 20% बेसिक पे का। आगे बताऊंगा मैं, उसके बारे में बात करेंगे कौन सा होगा अलाउंस। तो उस तरह से मिलाकर जितनी सैलरी बेसिक पे बनता है उतना उतना एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाएगा। इसलिए आपकी सैलरी 90,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहता है इनका सैलरी का। आगे बात करें आपको एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, तो आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम के अंदर प्री यानी टीयर 1 और टीयर 2। प्री के अंदर 200 मार्क्स का पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। आपको पता है कि प्री के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट होंगे। 25-25 सवाल आएंगे, 50-50 नंबर, टोटल 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। मेंस होगा 390 नंबर का। मेंस के अंदर भी मैथ और रीजनिंग के 30-30 सवाल आएंगे। और फिर इंग्लिश की बात करें तो 45, जीके जीएस की बात करें 25 मार्क्स आएंगे। कुल मिला के 390 नंबर का पेपर बनेगा। उसके बाद में कंप्यूटर आएगा 60 मार्क्स का, वही क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। देखो, बहुत लोग बताते हैं कि ईडी का टाइपिंग नहीं होगा, एईओ के अंदर इसमें भी टाइपिंग होगी। अब हर एक एग्जाम के अंदर टाइपिंग मैंडेटरी है सीजीएल के अंदर। टाइपिंग स्पीड रहेगी नॉर्मली 27 से 28 वर्ड पर मिनट। उसके बाद में आपका डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। इसमें कोई तरह का इंटरव्यू नहीं होगा, कोई तरह का फिजिकल नहीं चाहिएगा आपको फिजिकल। उसके बाद में आपको मेडिकल, थोड़ी सी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम का ये प्रोसेस रहेगा। आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कि देखो, आगे बात करें अगर हम वैकेंसी एंड कट ऑफ कि हर साल कितनी कितनी वैकेंसी आती है और कट ऑफ क्या रहती है। देखो, इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी बहुत कम आती है। वैकेंसी हिसाब देखा जाए तो बहुत कम है। साल 2024 इस साल की टेंटेटिव वैकेंसी। 2023 की बात करें तो 10 वैकेंसी आई थी, कट ऑफ गई थी 338 390 में से। साल 2024 के अंदर 24 वैकेंसी थी, कट ऑफ गई थी 339 390 में से। और उस टाइम नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 2023 में नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं था क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 2022 में 3 शिफ्ट थी इसलिए नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, इस तरह से वैकेंसी और कट ऑफ रहती है। बात करें अपन जॉब हाईलाइट की कि भाई क्या क्या इनमें होंगे, तो आपको बताया कि सबसे पावरफुल पोस्ट सीजीएल के हिसाब से एईओ, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। क्योंकि ये ईडी के अंदर लगेगा, जिनका काम है आपको पता है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल, उन लोगों को भी अगर वो अरेस्ट कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग अंदर, तो फिर इनके पास पावर कैसी होगी आप लोग समझ सकते हैं। उसके अलावा हाईएस्ट सैलरी एसएससी सीजीएल के अंदर इस पोस्ट के अलावा किसी भी पोस्ट में ना हाईएस्ट सैलरी नहीं होगी। आपको पता है एएसओ इन एमईए सैलरी उसमें ज़्यादा होगी, लेकिन वो फॉरेन के अंदर होती है। इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो इसी पोस्ट के अंदर है। इसके अलावा स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस जो कि 20% ऑफ बेसिक पे। अभी अभी मैंने बात करी कि आपकी सैलरी 90,000 प्लस कैसे चली जाएगी, तो 20% आपको ये मिल जाता है क्योंकि आपको डीए मिल जाता है 50%। उसके बाद में दिल्ली जैसी सिटी जाओगे तो एचआरए आपको मिल जाएगा 30%। और उसके बाद में 20% बेसिक पे। तो 50 डायरेक्टली ये हो गया। तो बेसिक पे का डबल तो सीधा हो जाता है। उसके बाद में टीए वगैरह मिल जाता है 4-5 हज़ार का। तो इसलिए आपकी 90,000 प्लस सैलरी बन जाती है।
देखो इसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है, कब कब होते हैं वो भी आगे हम समझेंगे। उसके अलावा एडवेंचर जॉब है, आपको कुछ नया चीज़ें सीखने को मिलेगी। ऐसी ये कोई ऑफिस जॉब नहीं मिलेगी आपको कि सुबह 9 से 5 बजे तक, ऐसा कुछ है नहीं कि हर चीज़ें चेंज होती रहेगी, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। यानी बहुत लोगों से मिलने का काम होगा, बड़े-बड़े उद्योगपतियों से आप मिलोगे, बिज़नेसमैन से मिलोगे, ठीक है, एज़ ए ऑफिसर के हिसाब से। चलिए, अब देखो अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखना जितने भी लोग कलर ब्रांड वाले हैं, उनके लिए यहाँ अलाउड नहीं होगा, ठीक है? उसके अलावा जितने भी लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है? वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर मान लो कि उन लोगों को जो फिजिकल डिसेबल है, उन लोगों को अगर ईडी के अंदर जाना है, तो एकमात्र सोर्स हो जाएगा, आप स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देंगे, उसके थ्रू आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है? अब नो प्रेफरेंस आस्क्ड फॉर पोस्टिंग। देखो, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है ना, जैसे एक्साइज हो गया, रेलवे हो गया, एएस वाले पोस्टें होंगी, उनमें क्या होता है, आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब पोस्टिंग प्रेफरेंस का एक और फॉर्म निकाला जाता है। लेकिन ईडी के अंदर कुछ भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद में मैंडेटरी ट्रांसफर एवरी 3 ईयर, यानी हर 3 साल बाद में आपका ट्रांसफर। तो देखो ईडी के अंदर इस पोस्ट में एईओ ट्रांसफर बहुत जल्दी होते हैं। इसमें देखो यहाँ पर बताया जा रहा है यूजुअली कि 3 साल में होना चाहिए, जरूरी भी है। अब कभी कभार ये होता है 3 साल की जगह 4 साल, 5 साल या 6 साल भी हो सकते हैं, या फिर 1 साल के अंदर भी आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये भी चल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 3 ही साल हों, 3 से थोड़ा पहले भी चल सकता है और 2-4 साल लेट भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी ऑफिसर होंगे किसी न किसी काम पर लगे होंगे ना, कोई भी केस चल रहा होगा तो उसमें डिले हो सकता है, कोई टाइम लग सकता है, उस वजह से ट्रांसफर रुक सकता है। ऐसे नहीं कि आप सेटल जिंदगी जी रहे हैं कि मान लो कि एक बार आपका ट्रांसफर हो गया तो अगले 10-12 साल तक एक जगह है, ऐसा इसमें नहीं है। आपका ट्रांसफर होता रहेगा, हर बार आप नई जगह पर जाओगे। कौन सी जगह पर आपकी ऑफिस होंगी उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। आपका ऑल इंडिया ट्रांसफर रहेगा। चलिए, अब देखो मैं आपने बात करें ऑफिस की कि यानी आपका ट्रांसफर कहाँ-कहाँ हो सकता है। ऐसे था नहीं कि आपको किसी गाँव गली में भेज दिया। आपको ओनली ऑन बड़ी-बड़ी सिटियों के अंदर इनके ऑफिस होते हैं, वहीं पर आपका ट्रांसफर होगा। देखो, बात करें कि ऑफिस कितने टाइप के होंगे, देखो 4 जगह होते हैं। हेडक्वार्टर्स हो गया, रीजनल हो गया, जोनल हो गया और सब जोनल हो गया। इसमें जो हेड कौन होते हैं, तो हेडक्वार्टर होंगे इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, बाकी इसी तरह से इन सब में हेड होंगे। और इनके जो ऑफिस होंगे कौन सिटी के अंदर, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है। बाकी ये रीजनल ऑफिस की बात करें, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। इसी तरह से जोनल वाले हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर। इन सिटियों के अंदर जोनल ऑफिस है। इसके अलावा सब जोनल की बात करें तो अभी आप पढ़ सकते हैं भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला। इन जगह पर इनके सब जोनल ऑफिस हैं, ठीक है। तो ये इनके हेड होते हैं और ये ऑफिस डिटेल अलग अलग है। इनसे अलावा कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग नहीं होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो सब जगह बड़ी बड़ी सिटियां हैं, सब जगह आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है। अब देखो आपको काम क्या करना होता है, तो देखो काम क्या करना होता है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी ऑफिस होगी वो इन 4 पार्ट के अंदर टूट अलग अलग होती है। 4 अलग अलग सेक्शन होते हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है। एक होता है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इंटेलिजेंस, तीसरा कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या काम करना पड़ेगा इस सेक्शन के अंदर, कि इसमें एक अलग टीम होती है, इसमें अलग काम करने वाले लोग होते हैं, इसमें अलग, इसमें अलग। जरूरी नहीं कि आपको हर 2 साल बाद इसमें भेज देंगे, फिर इसमें जरूरी नहीं, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन वाले काम होता है कि आप किसी के बारे में सर्च करना, किसी को अरेस्ट करना, रेड वाले काम, ये सारे के सारे किसमें होते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले, किसी को पकड़ के उससे बातचीत करना, ये काम होते हैं। इंटेलिजेंस में क्या होगा कि मान लो कि आप ईडी में हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसी है, जैसे एनआईए हैं, सीबीआई हैं, आईबी हैं, उनके साथ में कुछ काम किसी केस के रिगार्डिंग बात करनी होती, तो वो कौन सा सेक्शन करेगा, इंटेलिजेंस वाला। फिर आता है अपने कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मान लो कि आपने किसी को गिरफ्तार किया है या फिर किसी के केस की स्टडी कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो किसी की आपको बैंक डिटेल ज़रूरत पड़ी, तो बैंक डिटेल के लिए आपको ये वाला डिपार्टमेंट जाएगा, मतलब ये वाला सेक्शन होगा, ये उनकी बैंक डिटेल को मांगेगा। या फिर किसी भी और मिनिस्ट्री या कहीं और जगह से कुछ भी चीज़ें लानी भेजनी, ये सब कौन करेगा, कोऑर्डिनेशन वाला। और लास्ट वाला एडमिनिस्ट्रेशन,
ये तो सारा का सारा काम संभालते हैं कि भाई कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किसकी कहाँ पोस्टिंग, सैलरी, पेंशन वगैरह, वो सारे के सारे काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन वाले। तो इस तरह से ऑफिस को, एक ही ऑफिस को 4 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, देखो और काम बात करें कि आपकी वर्क प्रोफाइल के अंदर, तो मेनली आपका काम क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज वाला हो गया, सर्च ऑप्शन हो गया, स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, और रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, ये काम तो होता ही होता है। तो इसमें देखो 3 एक्ट जरूर पढ़ लेना आप लोग इनके बारे में। प्रिवेंटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA, इस एक्ट के तहत ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ही। ठीक है, इसी के साथ एक और केस है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसको फेमा बोलते हैं, और एक है फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडेंट एक्ट 2018, FEOD। देखो ये किस में लागू होता है? जैसे मान लो कि लोग, विजय माल्या हो गया, ऐसे लोग जो भाग जाते देश से, इकोनॉमी वाले, ठीक है, करप्ट लोग, तो उनके लिए ये वाला काम करता है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वाला, ये भी मान लो कि इकोनॉमी के अंदर अगर मान लो बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं एक्सचेंज के अंदर, तो उन सब की निगरानी के लिए ये चीज़ें होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, देखो मनी लॉन्ड्रिंग का आपको मतलब समझते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे आने। आपने कभी मूवी में देखा होगा ना कि भाई 200 करोड़ का ट्रक जा रहा है सीधा, तो उस तरह से बड़े एकदम पैसे आएंगे तो वो इकोनॉमी की थोड़ी हलचल मचा सकते हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए ये सारे एक्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू डायरेक्टली किसी लोग को अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईडी वाले सीधे जाते हैं, उनकी कोई ड्रेस तो होती नहीं है, सीधा जाएंगे नॉर्मल ड्रेस के अंदर और किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ईडी वाले ऐसे किसी को भी अरेस्ट नहीं करते, सबसे पहले उनके पास कोई ना कोई कंप्लेन आनी जरूरी है, चाहे वो पुलिस के थ्रू हो, चाहे सीबीआई, किसी भी थ्रू से एक उनके पास कंप्लेन होगी, तब जाके वो किसी को सर्च करेंगे। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कि इसका बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, चलो इसके पीछे सर्च करते हैं कि इसकी क्या बायोडेटा है, वो ऐसे ईडी कभी नहीं करता। कंप्लेन होना जरूरी है। देखो अगर हम प्रमोशन की बात करें, तो ईडी के अंदर आपको पता है कि प्रमोशन बहुत फास्टली होते हैं। आप बनते ही सीजीएल से बनेंगे AEO, स्टार्टिंग 2 से 3 साल बाद आप सीधा क्या बन जाएंगे? EO, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है, बाकी जितने भी अपने पोस्ट लगते हैं, डिपार्टमेंट एक्साइज हो गया, दूसरे वाला हो गए, सब में डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, और इसमें बिना डिपार्टमेंट एग्जाम दिए ही आपका फटाफट प्रमोशन हो जाता है। EO के बाद आप बनते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर जॉइंट, और उसके बाद एक एडिशनल होता है, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर, और ये डायरेक्टर, इतने सारे प्रमोशन होते हैं। लेकिन जो SSC CGL से जाने वाले हैं, जो लगभग लगभग डेप्यूटी या फिर जॉइंट तक जा सकते हैं, इसके बाद हम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतने प्रमोशन हो गए बहुत हैं। क्योंकि आगे तक जाते हैं वो UPSC CSC एग्जाम से आते हैं, वो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ईडी में जाने के 2 तरीके हैं, आप चाहें तो SSC CGL से जा सकते हैं, या फिर UPSC CSC एग्जाम देके जा सकते हैं। तो ये चीजें रहती प्रमोशन के अंदर। इसके अलावा देखो ट्रेनिंग की बात करें, तो ट्रेनिंग इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होते, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है इसके अंदर, जो कि आपकी दिल्ली के अंदर ही हो जाएगी। इसके अलावा 1 वीक की और ट्रेनिंग होगी, वो अलग से की होगी। यूनिफॉर्म इसमें होते नहीं है आपकी। ट्रांसफ़र आपको पता है कि भर पर दिए जाते हैं, हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ट्रांसफ़र ही ट्रांसफ़र है आपको, कभी इधर, कभी इधर, कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, इस तरह से पूरे तरह। एक बात याद रखना, इसके अंदर कभी भी होम स्टेट आपको नहीं मिलेगा। मान लो कि आपने रैंडमली आपका ट्रांसफ़र हुआ, स्टार्टिंग की बात करूँ, ठीक है, स्टार्टिंग आपको मान लो रैंडमली होम स्टेट आ गया, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हैं। जैसे आप मान लो आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में नहीं होने वाली पहली बार, बाहर पटकेंगे कहीं ना कहीं, तो ये तो मना है। वेपन्स आपको नहीं दिए जाएंगे, इसमें काम ही क्या है वेपन्स का, आपको तो इन्वेस्टिगेशन करना, पकड़ना है, पुलिस आप है नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज आपने जान लिया कि इस AEO की पोस्ट के बारे में क्या चीज़ें हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, किस तरह से आपका प्रमोशन होता है, क्या सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ें आपने जान ली हैं। तो अच्छे ढंग से इस वीडियो को आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे, और ऐसे ही हम डेली किसी और पोस्ट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।